अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस से लेकर विकास की अनिवार्य पहल तक, जालौन में पुलिस का कड़ा एक्शन, डीएम की प्राथमिकताएं और हादसों का दुखद सिलसिला। जनपद जालौन में बीते 24 घंटों में प्रशासनिक कड़ाई, सामाजिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की त्रासदियों का मिश्रित माहौल देखने को मिला है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में डकोर पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित 25,000 रुपये के इनामी फरार आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पुख्ता किया है। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। इन प्रशासनिक गतिविधियों के समानांतर मध्य प्रदेश के भिंड में दवा लेने गए जालौन के दंपति में से पत्नी पूनम शाकेवार की बस से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कदौरा में सर्पदंश से एक मासूम नयंश ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने कुठौन में कोर्ट के आदेश पर 182 कब्जों को ध्वस्त कर 50 साल पुराने अतिक्रमण को हटाया है। इसके अलावा किसानों को नैनो उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर मार्गदर्शन दिया गया और अनुदानित बीज वितरण की दरें जारी की गई हैं। वहीं स्वरोजगार एवं कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम तिथियों में भी विस्तार किया गया है। अब समाचार विस्तार से। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के सख्त निर्देश के बाद डकोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे और पुलिस रिकॉर्ड में 25,000 रुपये के इनामी अपराधी देवेंद्र सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम जैसारी खुर्द कोतवाली डकोर जालौन को गिरफ्तार कर लिया है। यह अभियुक्त लंबे समय से दुष्कर्म के आरोपों में फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी डॉक्टर कुमार ने स्वयं उसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया था। प्रभारी निरीक्षक विजय पांडे के नेतृत्व में गठित विशेष टीम को 28 अक्टूबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त कटहा मार्ग पर मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। एसपी डॉक्टर कुमार ने डकोर पुलिस टीम की सराहना करते हुए स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कड़ी और त्वरित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे जनपद में पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश गया है। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में एक अत्यंत हृदय विदारक सड़क दुर्घटना सामने आई है। जालौन जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मिहोनी निवासी 24 वर्षीय धर्मेंद्र शाकेवार अपनी 22 वर्षीय पत्नी पूनम शाकेवार के साथ सोमवार को दवा लेने के लिए भिंड जा रहे थे। उमरी भिंड के पास जब उन्होंने सामने चल रही एक प्राइवेट बस MP 30P0632 को ओवरटेक करने का प्रयास किया, तभी अचानक उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर फिसल गई। हादसे में पीछे बैठी पूनम सड़क पर गिर गईं और उसी क्षण बस का पिछला पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पति धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हैं और पत्नी की मौत से उनका रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार दोपहर जब महिला का शव उसके गांव मिहोनी पहुंचा तो ससुर लालता प्रसाद, सास गुड्डी देवी और देवर पवन सहित पूरे परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बस को जब्त कर लिया है, जबकि चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के चंदरसी गांव में मंगलवार को एक मासूम की सर्पदंश से असामयिक मौत हो गई। चंदरसी निवासी राम मिलन का पुत्र नयंश अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते हुए वो कमरे में रखे गेहूं के कोठार के पास पहुंचा, जहां कुछ मूंगफली फर्श पर गिरी हुई थीं। जब नयंश उन मूंगफलियों को उठाने लगा तो कुछ दाने कोठार के नीचे चले गए। जैसे ही उसने उन्हें निकालने के लिए अंदर हाथ डाला, वहां बैठे सांप ने उसके हाथ में डंस मार दिया। सांप के डंसते ही बच्चा जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे कदौरा CHC ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान नयंश की मौत हो गई। पिता राम मिलन और बड़ा भाई ऋतिक गहरे सदमे में है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जालौन कोतवाली क्षेत्र के गायर गांव में मंगलवार सुबह एक घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। ये घटना सुबह करीब 9 बजे बिजली लाइन से निकली चिंगारी से शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में नरेंद्र कुमार के पूरे घर, रसोई, अनाज के भंडार और भूसे के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से घर में रखा गेहूं, भूसा, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। पीड़ित नरेंद्र कुमार ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें उनके दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। वहीं आग की चपेट में आने से 3 बकरियां भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई।
इसके बाद ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए बाल्टी और पाइप से पानी डालकर लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। घायल बकरियों को इलाज के लिए स्थानीय पशु चिकित्सक के पास भेजा गया है। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस और राजस्व विभाग को दे दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इधर सचिव पर अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन निकालने का गंभीर आरोप लगा है। सहकारिता के क्षेत्र में एक गंभीर शिकायत सामने आई है। बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति लिमिटेड छिरिया सलेमपुर के अध्यक्ष दर्शन सिंह परिहार ने समिति के सचिव पर बिलों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने जेडीसी बैंक उरई के सभापति को इस संबंध में एक शिकायती पत्र सौंपा है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष परिहार ने पत्र में उल्लेख किया है कि अध्यक्ष बनने के कुछ माह बाद तक तो सचिव ने उनसे बिलों पर हस्ताक्षर कराए, लेकिन फिर बीमारी का बहाना बनाकर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर बनवाना शुरू कर दिया, जिसके लिए कोई प्रस्ताव भी पास नहीं किया गया था। इसके कुछ माह बाद सचिव ने स्वयं ही अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वेतन बिल पास करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने जेडीसी बैंक के सभापति से मामले की विस्तृत जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर कुठौंद कस्बे में लगातार मिल रही शिकायतों और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम विनय कुमार मौर्य की अगुवाई में पहुंची टीम ने अस्पताल और ब्लॉक वाली गली से 182 कब्जों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। ये कब्जे लगभग 50 साल पुराने थे। कार्रवाई के दौरान 1 सैकड़ा से अधिक पुलिसकर्मी, 20 लेखपाल और राजस्व विभाग की टीम तैनात रही ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पहले छोटे अतिक्रमण हटाए गए, इसके बाद कच्चे टिन के ढालों और 3 पक्के मकानों को भी आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। हालांकि इस कार्रवाई से छोटे दुकानदारों और गरीब परिवारों पर गहरा असर पड़ा है। दमरास निवासी कल्लू जैसे लोगों ने बताया कि उनकी दुकान टूट जाने से उनका परिवार बेरोजगार हो गया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम विनय कुमार मौर्य ने स्पष्ट किया है कि मार्ग को सुगम बनाने के लिए यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश और नियमानुसार की गई है। इधर जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण, संवर्धन और संचयन को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी होटल, बारात घर, निजी विद्यालय, शिक्षण संस्थान तथा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाए। इसके अलावा जिन हैंडपंपों से जल प्राप्ति बंद हो चुकी है और वे रिबोर योग्य नहीं है, उन्हें रेन वाटर रिचार्ज वेल में परिवर्तित किया जाएगा ताकि वर्षा के जल से भूमिगत जलस्तर में वृद्धि हो सके। उन्होंने जनपद की सभी गौशालाओं में भी वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने और सोक पिट, बंधा, चेक डैम, तालाब आदि को वाटर बॉडी के रूप में विकसित कर स्थायी जल संरक्षण स्रोत तैयार करने का निर्देश दिया है। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में आज विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों तथा विभिन्न पोर्टलों पर डेटा अपडेशन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आरसीएच एवं एचएमआईएस पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि मातृ पंजीकरण में प्रगति 70% से बढ़कर 76% हुई है। वहीं प्रथम तिमाही पंजीकरण 40% से बढ़कर 42.6% तक पहुंच गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने आकांक्षात्मक ब्लॉक छिरिया में कमजोर सूचकांकों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रभारी चिकित्साधिकारियों व नोडल एसीएमओ को राज्य औसत से अधिक उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले ब्लॉकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को प्रसव इकाई के रूप में विकसित करने को कहा गया। एचआरपी उच्च जोखिम गर्भावस्था चिन्हांकन कार्य की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने छिरिया, कदौरा, पिंडारी, कुठौंद, माधोगढ़ व कालपी ब्लॉकों को सचेत किया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों तथा पारंपरिक कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के तहत आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला को पूंजीगत ऋण पर 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि सामान्य पुरुष लाभार्थियों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक लाभार्थी वेबसाइट cmegp.datayojakchin.center.co.in का लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उरई में जमा करना अनिवार्य है। इधर जिला विकास अधिकारी निशांत पांडेय ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को सूचित करते हुए बताया कि
बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विकासखंड स्तर पर पंजीकृत चयनित स्वरोजगारियों के चयन साक्षात्कार के लिए जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक जिलाधिकारी के अनुमोदन पर 29 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे रानी लक्ष्मीबाई सभागार विकास भवन उरई में आयोजित की गई है। खंड विकास अधिकारियों और उनके अधीनस्थ संबंधित सहायक विकास अधिकारी का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने विकास खंड के अर्ह पंजीकृत चयनित लाभार्थियों को लिखित या दूरभाष से सूचित करते हुए बैठक में ससमय उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। चयनित लाभार्थियों के पास चयन साक्षात्कार बैठक के समय मूल प्रमाण पत्रों एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है। वहीं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पीएम यशस्वी टॉप क्लास शिक्षा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार के संबंध में सूचित किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए योजना के अंतर्गत छात्रों के आवेदन की अंतिम तिथि को संशोधित कर 15 नवंबर 2025 कर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी ऑफ L1 द्वारा आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 और स्टेट नोडल ऑफिसर ऑफ L2 द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित तिथियों से छात्रों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें। वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रवीण कुमार सिंह ने सूचित किया है शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबंधक सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट umid.minorityAffairs.gov.in का लिंक पर दिनांक 5 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य कर दिया गया है। जनपद जालौन के समस्त वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों वक्फ प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अनिवार्य रूप से अपलोड फीड कराएं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नामित कोऑर्डिनेटरों से संपर्क किया जा सकता है। यह सुविधा सभी जनसेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। इधर आज यमुना पैलेस सभागार में इफ्को नैनो उर्वरक उपयोग महाअभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में एक विशाल रबी फसल विचार गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। गोष्ठी में हजारों की संख्या में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कृषि वैज्ञानिकों से नैनो तकनीक उर्वरक संतुलन तथा फसल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम जानकारियां प्राप्त की। जिलाधिकारी ने आगामी रबी फसलों विशेषकर मटर व गेहूं में पारंपरिक दानेदार उर्वरकों के बजाय इफ्को नैनो डीएपी के संतुलित उपयोग की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य की खेती नैनो उर्वरकों पर आधारित होगी, जिससे न केवल लागत घटेगी बल्कि मृदा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। उन्होंने नैनो उर्वरक का सफल प्रयोग करने वाले 12 प्रगतिशील किसानों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया। मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने किसानों से मिट्टी परीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक विधि से उर्वरक का उपयोग करने पर बल दिया। वहीं जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने जनपद के किसान भाइयों को सूचित किया है कि रबी 2025-26 में सरकार के द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे बीजों के वितरण का विस्तृत मूल्य अनुदान एवं कृषक अंश का विवरण जारी कर दिया गया है। किसान भाइयों को गेहूं, जौ, तोरिया, राई, सरसों, अलसी, चना, मसूर और मटर की विभिन्न प्रमाणित प्रजातियों के बीजों पर लगभग 50% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उदाहरण के लिए गेहूं के प्रमाणित बीज का विक्रय दर 4,680 रुपये प्रति क्विंटल है, जिस पर सरकार 2,340 रुपये का अनुदान दे रही है, जिससे किसान अंश भी 2,340 रुपये ही रहेगा। किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे विकासखंड स्तर पर संचालित 13 राजकीय कृषि बीज भंडारों से तालिका में दिए गए मूल्य के अनुसार बीज प्राप्त करने का कष्ट करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जनपद स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।